Hello, dear students. Hope you are doing great. Let's start our new lecture. हमारा आप सबको पता है एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और उस एनसीईआरटी की सीरीज में सबसे फर्स्ट थिंग जो कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं एनसीईआरटी पंच के नाम से। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सबकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम सब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि आपको कितना फर्स्ट लेसन आ गया, कितना फर्स्ट लेसन नहीं आया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं तो क्या लिखा है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ O2 कंबाइंस टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप सबको पता है कि हमें पता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ O2 कंबाइंस टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए सबको पता है रिएक्शन कैसे होती है, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ठीक है, यही रिएक्शन होती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे पास, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब इसको अगर हम चेक करें यहाँ से तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि 2 मोल वाटर, 2 मोल H2 के प्लस 1 मोल किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, 1 मोल किसके, ऑक्सीजन के, 1 मोल O2 के। तो 2 मोल वाटर के H2 के, सॉरी 1 मोल O2 के मिलके क्या बन रहा है, 2 मोल H2O के। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है, ये इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज गे-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसियस स्टेट। सो आंसर इज थर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गे-ल्यूसिक्स लॉ। गे-ल्यूसिक्स लॉ ने क्या बोला था, व्हेन एवर द रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट their ratio of coefficients always give the volume of given gas in the reaction। तो जो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको हम रेशियो में लिख देंगे और उससे हमारी क्या पता लग जाएगी, गैस पता लग जाएगी किसमें कितनी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को गे-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे सामने लिखा है, इन द हेबर्स प्रोसेस 20 liter of dihydrogen and 10 liter of dinitrogen were taken to reaction but the yield was only 50% of expected product। देखिए yield का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है, कितना हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो वो कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द वेरियस गैसेज इन द मिक्सचर पोस्ट रिएक्शंस आर। अब देखिए ये सब हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जनरली हेबर्स प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेबर्स प्रोसेस, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हेबर्स प्रोसेस का क्या मतलब है। तो हेबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। दिस इज द हेबर्स प्रोसेस। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1 है, मतलब 1 मोल है किसके, N2 के। यहाँ पे 3 है, मतलब 3 मोल है किसके, H2 के। यहाँ पे 2 है, तो 2 मोल है किसके, NH3 के। यही है, यही हमें पता है। तो यहाँ से हमें क्लियर होगी एक बात कि 1 मोल N2 के, 3 मोल H2 के, 2 मोल NH3 के। ये हमारा एक गे-ल्यूसिक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा रेशो बनता है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 20 लीटर डाईहाइड्रोजन, 10 लीटर नाइट्रोजन। 20 लीटर डाईहाइड्रोजन, ठीक है, 30 लीटर डाईहाइड्रोजन, 10 लीटर डाई नाइट्रोजन। 30 लीटर डाईहाइड्रोजन, 10 लीटर डाई नाइट्रोजन, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 मोल को 10 मान रखा है, तो यहाँ 3 मोल थे तो यहाँ 30 आ जाएगा, और यहाँ 2 मोल है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा NH3। ये 30 लीटर H2 है। अब ये आ जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था कि 50% यील्ड हो रही है। अब 50% का मतलब है इन सबसे आधी यील्ड होगी, तो इसका आधा कर दो आप, 2 का आधा करोगे 5, इसका आधा कर दो आप 30 का 15, इसका आधा कर दो आप 10, तो मतलब 5 लीटर N2 बनेगी, 15 लीटर H2 बनेगी, और 10 लीटर आपके पास NH3 बनेंगे। यहाँ से हमें ये बात पता लगती है, सिंपल सी बात हमें पता लगती है। अब हम क्वेश्चन में आंसर चेक कर लेते हैं कि N2 अगर 5 लीटर है, H2 अगर 15 लीटर है, तो N2 कितना है हमारे पास, 5 लीटर। ये देखो N2 हमारे पास कितना है, 5 लीटर। डी ऑप्शन में हम चेक करते हैं,
N2 हमारे पास 5 लीटर है, ठीक है। देन 15 लीटर हमारे पास डाईहाइड्रोजन, देन 10 लीटर हमारे पास ऑक्सीजन। सो आंसर इज फोर्थ, यही है ना। ऑक्सीजन कितनी है, 10 लीटर है, ये देख, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, NH3 अमोनिया, अमोनिया कितना है, 10 लीटर है। H2 कितना है, 15 लीटर है। N2 कितना है, 5 लीटर है। तुम्हारे आंसर में भी यही लिखा हुआ है, N2 हमारा 5 लीटर है, डाईहाइड्रोजन हमारा 15 है, अमोनिया हमारा 10 है। सो दिस इज द गेल-यूसेक्स लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, गेल-यूसेक्स लॉ। तो आप देख रहे हैं आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करने हैं। सर हम तो कर लेंगे क्योंकि हमें गेल-यूसेक्स लॉ पता है क्या होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस needed for the production of 1400 ml of CO2 by the oxidation of carbon monoxide। पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, CO की हमने क्या करी है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने क्या करी है, ऑक्सीडेशन करी है, मतलब O2 इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने ऑक्सीडेशन करी है, उसमें O2 ऐड किया, तो क्या बन गया है, CO2 बन गया, CO2 फॉर्म्ड हो गया है। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 3 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 4। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो अकॉर्डिंग टू गेल-यूसेक्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ हमें क्या बोलता है कि जो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, अब इनका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इनके क्या है हमारे पास, वो इनका रेशो है। तो 2 रेशो किसका है, CO का, 2 रेशो किसका है, CO का, 1 रेशो किसका है, ऑक्सीजन का, 2 रेशो किसका है, CO2 का। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस नीडेड, हमें ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम निकालनी है, और हमें किसकी वॉल्यूम दे रखी है, प्रोडक्शन ऑफ 400 मिलीलीटर ऑफ CO2। CO2 कितना दे रखा है, 400, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऑफ 400 हमें क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए 400 कार्बन मोनोऑक्साइड, 400 CO2, तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल थे, ये भी 2 मोल थे, इसलिए 400 था। अब यहाँ 1 मोल है, तो कितने हो जाएगा, इससे आधा हो जाएगा, तो 400 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब 200 ml ऑक्सीजन चाहिए इन सब CO से CO2 बनाने के लिए। सो आंसर इज फर्स्ट, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर इज फर्स्ट, सिंपल थिंग, फर्स्ट आंसर 200 ml, सिंपल थिंग। तो आपने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय गेल-यूसेक्स लॉ। गेल-यूसेक्स लॉ के बेस पे हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम नंबर सेकंड, ये पूरा पैराग्राफ दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट। परसेंटेज कंपोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, यस, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यस। आपको पता होना चाहिए एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, बड़ा सा टेबल बनाते हैं, तो उसमें फर्स्ट थिंग हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। पहले हम एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, फिर हम उनके परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, फिर हम उनका मास लिखते हैं, फिर हम उसके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं परसेंटेज को मास से डिवाइड करके, फिर उनमें से जो सबसे छोटा होता है उससे निकालते हैं नंबर, मोल्स का रिलेटिव मोल्स निकालते हैं, फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है। देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन से ही निकलेगा, फर्स्ट पैरा ठीक। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम, यस, होल नंबर रेशो होता है, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, ठीक है, ये सारी बात बिल्कुल सही बोली है उन्होंने। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं जो हमें समझना है, फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड में हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन की निकाल दो। कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट जिसकी हमने निकालनी है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ऐसे निकालोगे ना, इनटू में 100। अब परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन की निकालनी है, तो नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है, तो 14 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितना है, मास ऑफ कंपाउंड लिख सकते हो यहाँ पर आप, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो टोटल कितना कंपाउंड है अपने पास, टोटल है जी 1, 14 प्लस 16, 3 इज 48, तो 49 प्लस 14 50 63, तो 63 इंटू में 100, इसको सॉल्व करिए, 63 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बारी, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो दिस इज द आंसर 22.22%, हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 22.22%, सिंपल, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना,
इसको अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, मिनट, इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा 22.22%। ठीक है, सो द आंसर इज 22.22% सी, 3 आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ क्वेश्चन, चूजिंग द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इफ द मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन। अगर आपको परसेंटेज बाय मास पता है हर एक का, इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग देयर सिंपल रेशियो। नो 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 नो, देखो पहले ही इक्वेशन गलत हो गई। तो इसमें क्या लिखा है, अगर आपको हर एक एलिमेंट का मास पता है तो उससे आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। भाई पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसे निकालते हैं। ये n कैसे निकालते हैं सर? n कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऐसे निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो यहाँ से n निकलेगा, वो n यहाँ पुट होगा, फिर मोलिकुलर फार्मूला निकलेगा। अभी तो परसेंटेज कंपोजिशन से तो केवल NF निकलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन से तो केवल NF निकलेगा, तो पहली ही इक्वेशन हमारी क्या हो गई यहाँ पर, गलत हो गई। सो द आंसर इज फर्स्ट। उन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर इज फर्स्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। An organic compound has 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मास परसेंटेज कार्बन का दिया हुआ है 40%, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 53.34%। ठीक है, 40% कार्बन है और 53.34% हमारे पास ऑक्सीजन है। चलिए, कार्बन का कितना दिया हुआ है हमें? 40%। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 53.34%। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? तो आप इसको प्लस कर लीजिए, इसमें से जो माइनस आएगा उसको हम हाइड्रोजन से निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसको माइनस करके? तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको माइनस करें तो 53.439, 100 में से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6, और 9 में से 3 गए, 6.93, 6 only 6.66, 6.66। तो दीज आर द परसेंटेज कंपोजिशन। हमें पता लग गई इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इनका मोलिकुलर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम इन सब का मास लिख लेते हैं, इसका 12, इसका 16, इसका 1। इसके बाद हम मास लिखने के बाद हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको 12 से इंटू, जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको 16 से इंटू, जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको 1 से इंटू। इनको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, ये 6.66 है ही है। अब क्या करेंगे? इन तीनों में से जो सबसे कम है वो कौन है? 3.33। इसको हम सबसे डिवाइड करेंगे, तो 3.33 अपॉन 3.33, 3.33, और इसको भी 3.33, कितना आ जाएगा? 1, 1, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1, यहाँ कितना आ जाएगा? 2। मतलब C1 है, C1 है, H2 है, O1 है। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्म। तो C1H2O1। अच्छा, ये किसका होता है? अगर आप चेक करो, ये कौन है? ये ग्लूकोज है एक तरह का, C6H12O6। तो ये एक तरह का ग्लूकोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो मतलब वो ग्लूकोज होगा फिर आगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में CH2 और O है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिव ना, देखिए ये था, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? CH2O और ग्लूकोज। सो हियर इज द करेक्ट आंसर, CH2O एंड ग्लूकोज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब 2, यही होता है।
ऑक्सीजन की करनी है, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, 98 मास होता है, 2 + 32 + 64, तो कितना हो जाएगा 98। अब ऑक्सीजन की करनी है, क्या करनी है ऑक्सीजन की, परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन एक बार क्वेश्चन देख लें किसकी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, ऑक्सीजन की निकालनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी हमारे पास, H2SO4 में ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास, 64 अपॉन में 98, 2 में 100, तो 6400 अपॉन में 98। इसको आप सॉल्व कर लें, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आना चाहिए 72.22 या 76.38, जो भी आ जाएगा सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो वो हमारा आंसर होगा, सिंपल थिंग, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये पैरा दिया है, ये पैरा आप पढ़ लेना। हमें तो सारे क्वेश्चन सीधा सॉल्व करने हैं, तो हम सीधा 8th क्वेश्चन को समझते हैं। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड इन 9.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन को हमने किसके साथ बर्न किया है, मीथेन को हमने बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, ठीक है। तो हमें बताना है 1.6 मीथेन है और ऑक्सीजन कितनी है 9.6, 9.6 ऑक्सीजन 1.6 मीथेन बर्न किया हमने, एंड एक्सेस रिएजेंट इज अलाउड टू फर्दर टेक पार्ट इन द अदर रिएक्शन। बस पहले तो हमने एक्सेस रिएजेंट निकालना है। देखिए एक्सेस रिएजेंट हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे हम एक्सेस रिएजेंट देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास CH4 है प्लस O2 है, ये कितना है 1.6, और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास 1.6, तो इसकी है ऑक्सीजन की अमाउंट हमें दे रखी है 9.6, हमारे पास कितनी है 9.6, 9.6, ठीक है। पहले इस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं, तो क्या बनेगा CO2 बनेगा प्लस H2 निकलेगा, ठीक है। अब हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 H हैं तो यहाँ भी 2 लगेंगे, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए तो यहाँ भी 2 लगेंगे, तो दिस इज द बैलेंस। ये हमें मोल्स दे रखे हैं सबके। अब हमने क्या निकालने हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट हमने निकालना है। कैसे निकालें, तो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, जिनको नहीं पता ना शॉर्टकट से आप निकाल लें। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये निकालना है आपको, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। CH4 का मोल कितना है 1.6, अच्छा ये 1.6 मोल नहीं है, ये 1.6 ग्राम गिवन है, मोल नहीं गिवन, 9.6 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो हमें मोल बनाने पड़ेंगे, तो मोल कैसे बनाए सर, गिवन मास 1.6 अपॉन में CH4 का मोलर मास 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/10, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1 मोल, तो इसके मोल कितने आ गए 0.1 मोल। ऐसे ही O2 का हमें 9.6 ग्राम दिया, तो इसको मोल कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, O2 का मोलर मास कितना होता है 32, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन समथिंग 0.3 आ जाएगा, 96/320 को सॉल्व करो 0.3 मोल आ जाएगा। अब ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाल दिया मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे निकाला, पहले मोल निकाल लिए, मोल को यहाँ पुट करा, इसका स्टोइशियोमेट्रिक 1 है तो इसको 1 से डिवाइड किया 0.1 आएगा, इसके मोल निकाल लिए ऐसे करके, तो इसको मैं किससे इंटू कर दूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, जो मोल आएंगे उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.3 आ जाएगा। अब हमने चेक करना है इनमें से, अब हमने इनमें से चेक करना है कम कौन है, ये 0.1 कम है तो ये हमारा LR हो गया, और ये 0.3 हमारा क्या हो गया ER हो गया। सो LR हमारे पास क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ER हमारे पास क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से जरा, ये 1 मोल मीथेन है, ये 2 मोल ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, अभी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन को खत्म करेगा, ठीक है। मतलब ये 0.1 है, तो जब रिएक्शन होगी 0.1 में से 0.2 मोल ऑक्सीजन चली जाएगी, बचेगी कितनी, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी होगी, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी होगी कि ये 0.3 है, 0.3 माइनस 0.2। अब ये ध्यान से सुनो, मैंने 0.2 माइनस क्यों किया, क्योंकि
मुझे एक्सेस रिएजेंट बताना है और ये बताना है कि कितनी ऑक्सीजन बचेगी। एक्सेस रिएजेंट में बताना है कि कितनी ऑक्सीजन मेरे पास बच रही है। तो हमारे पास ये 0.1 है, ये हमारे पास 0.3 है, तो 0.1 मोल 0.2 मोल ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर गया, क्योंकि यहाँ 1 था और यहाँ 2 था। अब 0.3 थी तो 0.2 तो चलेगी, तो 0.3 में से 0.2 गए, कितना आ जाएगा 0.1। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.1 हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख के बता दीजिए। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.1, और 0.1 का मतलब है 3.2 ग्राम, ये मतलब है ना। 0.1 आया ना हमारे पास। वन मिनट, वन मिनट। तो 0.1 आया ना हमारे पास, 0.1 मोल ऑफ। अच्छा, 0.1 का क्या मतलब है, 0.1 मोल अपॉन मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन में मोलर मास। तो मोल इंटू में मोलर मास इसका 32 होता है, तो कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। सो आंसर इज 3.2 ग्राम। जी समझिए बात को, आई बात समझ। तो हमें मोल्स नहीं निकालने, हमें ग्राम निकालने हैं, क्योंकि ग्राम में क्वेश्चन है, मोल्स में थोड़ी है क्वेश्चन, ग्राम में दिया हुआ है। तो ग्राम में कैसे निकालेंगे, तो 0.1 को 32 से इंटू करेंगे, तो 3.2 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 8th क्वेश्चन कवर। नाउ मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन 2 मोल ऑफ CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर। पहले रिएक्शन बनाते हैं, पहले हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं, जो रिएक्शन में हमारे पास गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, 9th क्वेश्चन में, कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगी व्हेन 2 मोल ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। व्हाट इज लाइम वाटर, पहले बताओ मुझे आप। LA, लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH ट्वाइस, यही होता है लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर में हमने क्या पास कराई है, CO2 पास कराई है, करा दो, एक हाथ में CO2 बन क्या जाएगा, बैलेंस कर दो, CaCO3 बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा H2। बैलेंस करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, तो भाई यहाँ तो 2 ही हैं, अच्छा 4 पूरे हैं, H कितने, 2, सब कुछ बैलेंस है, सारी चीज़ें बैलेंस है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर निकाल, हमने ये चीज़ निकालनी है। व्हेन 2 मोल ऑफ CO2, अभी 1 मोल से 1 मोल वाटर बन रहा है, यहाँ से गेल-6 लॉस में पता लग रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मतलब 1 मोल CO2 से 1 मोल वाटर बन रहा है। और हमें बोले 2 मोल से कितना बनेगा, तो 2 मोल से भाई 2 मोल वाटर बनेगा, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो 2 मोल बनेगा। अब 2 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल वाटर का मतलब है, 1 मोल वाटर का मतलब है 18 ग्राम। 2 मोल वाटर का क्या मतलब है, 18 इंटू में 36 ग्राम ऑफ वाटर। सो द आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट 36 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल थिंग, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए आपको किस पे क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है स्टोइशियोमेट्री पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है गेल-6 लॉ, हाउ टू मेक अ रिएक्शन, और उनके जो वॉल्यूम के रेशो है उनको आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो 10th, यहाँ ये मिसप्रिंट है, फॉस्फीन का वो बोलते हैं PS3। ठीक है, इज अ पॉइजनस गैस विच एक्सपोजेस, माने ये भी एक्सपोजेस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल P4 एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है PS3 है, इसको हमने P4 में चेंज कर दिया और हाइड्रोजन गैस में चेंज कर दिया, बैलेंस कर देंगे, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब H कितने हो गए 12, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। ठीक, ये P4 सॉलिड होता है, P4 रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ऐसे फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें से जो P4 होता है ना वो सॉलिड होता है, तो ये ध्यान रखना सॉलिड होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इफ 200 ml ऑफ PS3, 200 ml दे दी इसकी अमाउंट PS3 की,
डिकम्पोज देन ऑब्जर्व द चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी चेंज हुई, ये 200 है तो यहाँ कितनी चेंज हुई, तो हमें ये निकालना है। सीधी सी बात है, देखो 4 मोल PS3 के, ये तो सॉलिड है, इसमें तो वॉल्यूम चेंज होगी नहीं, वॉल्यूम तो चेंज होगी यहाँ पे क्योंकि गैस है। 6 मोल H2 के इक्वल है और इसने 4 मोल को 200 लिखा है, तो 6 मोल को कितना लिखेगा, 300 लिखेगा। अरे देखो ना आप, ये इक्वल है ना, 4 मोल 200 के इक्वल है, इसका मतलब 1 मोल 50 के इक्वल है। 50 50 50 50 200। अभी 6 मोल है तो 50 को 6 टाइम 300। अब वो कह रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम। P4 की नहीं लेनी सर, क्योंकि P4 तो सॉलिड है, सॉलिड में वॉल्यूम चेंज नहीं होती, गैस में चेंज हुई है। तो 200 से वो किस में बन गया है, 300 में बन गया है। तो वॉल्यूम कितनी चेंज हो गई है, 100 ml। बढ़ गई है कम हो गया, बढ़ गई है, तो आंसर इज फर्स्ट। 100 ml इंक्रीजेज इन वॉल्यूम। वेरी नाइस, आंसर क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट आ गया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4, मोलैरिटी मोलैरिटी ये सारा दे रखा है, मोलैरिटी मोलैरिटी की डेफिनेशन दे रखी है, वो आप सबको पता ही है। हम अपना आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, both molality and molarity represent concentration of a solution, but the value of molarity remains constant over all the range of temperature। molarity नहीं, क्या molarity टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है, गलत बात, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम चेंज होगी, मोलैरिटी भी चेंज होगी। हाँ, मोलैरिटी नहीं चेंज होती क्योंकि इसका फॉर्मूला है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दो, वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मोलैरिटी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड इज ठीक है, बट द फर्स्ट इज रॉन्ग ना, तो आंसर इज थर्ड। फर्स्ट इज सॉरी, आंसर इज फोर्थ। फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सिंपल। चलिए 12th क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम अलग से एक शीट पे कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, मोलैलिटी ऑफ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस, 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है एक बार देख लेते हैं। मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, डेंसिटी दे रखी है 1.2, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो क्या करना है, हमने निकालनी है मोलैलिटी, हमने निकालनी है मोलैलिटी। अब सर मोलैलिटी कैसे निकलेगी, अब इसका मतलब अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। 2 मोलर का मतलब बताओ, पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब है 2 मोल है किसके, ग्लूकोज के, डिसोल्व है इसमें 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज में, यही होता है ना मोलैरिटी। और डेंसिटी हमें दे दी, ठीक है, और मोलैरिटी निकालनी है, तो डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की दी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, या नीचे सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1000 मिलीलीटर ले लेता हूँ, और डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम, तो मास कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू में 1000, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा, 1200 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अभी मेरे पास आया मास ऑफ सॉल्यूशन, और अब आप मुझे बताओ सोल्यूट कितना है, एनीवन, 2 मोल है। अब इसको भी ग्राम में चेंज करो क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी ग्राम में सर कैसे चेंज करते हैं, अरे सबको पता है, मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन में मोलर मास। ग्लूकोज का कितना होता है सर, याद कर लो ना, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, 180 होता है, 12 116, करो इसको सोल्व, 12 6 72, 12 16 6 96, सबको सम करो,
180 आएगा। अब आप याद ही कर लो ना, ग्लूकोज का 180 होता है, बजड़ा ही छोड़ो। NaOH का कितना होता है? 40 होता है। ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। H2SO4 का कितना होता है? 98 होता है। याद ही कर लो। HCl का कितना होता है? 36.5। सब याद ही कर लो। तो ये वॉल्यूम जो निकली है पूरे सोल्यूशन की निकली है। अब 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? 2 मोल ग्राम अपन मोलर मास 180, तो 360 ग्राम आ गया हमारे पास ग्लूकोज के, मतलब सोल्यूट के। तो 360 ग्राम सोल्यूट आ गया, ये रहा। और 1200 ग्राम सोल्यूशन है। तो बताना सॉल्वेंट कितना है? ये सोल्यूट है और ये सोल्यूशन है। तो बताना जरा सॉल्वेंट कितना है। फिर सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर दें, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 1200 माइनस में 360। तो कर दो यहाँ पे माइनस, 1200 माइनस में 360, ये सॉल्वेंट आ गया। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्वस है, मतलब वाटर है। कितना आ गया? 0, 4 और 8, 840। दिस इज द ग्राम वाटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? मोलैलिटी। क्वेश्चन में निकालना है मोलैलिटी। और मोलैलिटी किसकी निकालनी है? ग्लूकोज के सोल्यूशन की। फॉर्मूला क्या होता है? 2 मोल ऑफ सोल्यूट, जो दे ही रखा है, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सॉल्वेंट है 840 ग्राम में, तो 840 इंटू में 1000। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2000 अपॉन में 840, और हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2000 अपॉन में 840 कितना हो जाएगा? अप्रोक्स 2000 अपॉन में 840। तो नेचुरल सी बात है, 2 तो आएगा ही, 2 यहीं आ रहा है, बस सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ठीक है। तो आपने देखा फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मास ऑफ CH3COH इन इट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने निकाला मास ऑफ इन इट्स 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। चलो पहले मुझे बताओ 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ CH3OH, यही मतलब है इसका। डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यही मतलब है। एक्वस लिखा है ना, तो मतलब वाटर है। ये मोलर का मतलब मोलैलिटी, यही तो होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 मोल एसिटिक एसिड के 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं। हमने बताना है। अच्छा, 1 मोल एसिटिक एसिड का मतलब इसका मोलर मास, 1 मोल एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है। गिन लो, 12 और 12 24। ऑक्सीजन का 16 16 32, और 4 हाइड्रोजन के, प्लस करो 60 आएगा। याद कर लो भाई, याद कर लो। एसिटिक एसिड का 60, H2SO4 का 98, ठीक है, ग्लूकोज का 180, ये तो याद ही होना चाहिए। तो कितना आ गया जी मोलर मास? मोलर मास आ गया 60। तो 1 मोल को मैं हटा के अब लिख देता हूँ 60 ग्राम। तो 60 ग्राम CH3OH 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमने निकालना है। अच्छा, 1000 ग्राम वाटर में है। अगर सोल्यूशन में पूछो तो मैं 60 इसमें ऐड कर देता हूँ। अब ये ग्राम वाटर नहीं होगा, अभी इतने ग्राम सोल्यूशन में हो जाएगा। मैंने सॉल्वेंट सोल्यूट इसमें ऐड कर दिया, मतलब 60 ग्राम CH3COH इतने ग्राम ऑफ सोल्यूशन में है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 60 ग्राम CH3COH। 1 मिनट, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 60 ग्राम एसिटिक एसिड 1060 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व है। हमसे ये पूछा है कि 212 सोल्यूशन में कितना एसिटिक एसिड, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। इतने ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना एसिटिक एसिड है? 60 ग्राम एसिटिक एसिड है। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 60 अपॉन में 1060। हमसे पूछा है 212 में कितना होगा? 212 में कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, देखिए ध्यान से। मास ऑफ CH3COH इन 212 ग्राम, 212 ग्राम ऑफ 1 मोलर, माने 212 ग्राम ऑफ इतने सोल्यूशन में कितना मास CH3COH का है? तो हमने यही निकाला है।
हमने यहाँ से पता लगा लिया कि भाई इतने ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें 60 ग्राम है, तो हमने आराम से पता लगा लिया और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके अपना कार्यक्रम चला दिया। और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास सॉल्व करके कि इतने ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम 60 ग्राम में इतने सोल्यूशन में, तो इतने सोल्यूशन में 60 है, 1 में 200 ग्राम, 212 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, इतना होगा। इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सारे क्वेश्चन हमारे फर्स्ट लेसन के हमने सॉल्व कर दिए हैं। देखिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बिना एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। नीट का सारा पेपर एनसीईआरटी बुक से होता है, जेई के 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छा करें, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। आज इतना ही रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।